हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक विज्ञान से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता का अर्थ और इसके प्रकार। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा नागरिकता का अर्थ। ओके, तो आज विश्व में प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर कोई व्यक्ति किसी न किसी राज्य का क्या है, नागरिक है। ठीक है, और नागरिकता की ये जो अवधारणा है इसने क्या ले लिया है, सार्वभौमिक स्वरूप जो है ले चुकी है। अतः यह स्पष्ट है कि नागरिकता वह स्थिति है जिसमें किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है तथा राज्य द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो गया, ठीक है, विश्व में कहीं भी वो किसी न किसी राज्य का क्या होता है, नागरिक होता है। और नागरिकता में जो व्यक्ति रहता है, नागरिक जो रहता है वो क्या रखता है, राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और राज्य जो है उसे क्या सुरक्षा या संरक्षण जो है प्रदान करता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है नागरिकता की विशेषता। मतलब कि नागरिकता को लेकर विद्वानों ने किस प्रकार इसको परिभाषित किया है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमारी पहली परिभाषा जो कि है ब्लैकवेल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, तो इनके अनुसार नागरिकता का आशय एक राज्य की पूर्ण और उत्तरदायित्व भरी सदस्यता है। मतलब इन्होंने क्या किया कि नागरिकता एक ऐसी स्थिति में है जिसमें राज्य में उत्तरदायित्व या फिर कुछ कर्तव्य रहता है और उसकी सदस्यता जो है नागरिक रहता है। ओके, दूसरी जो हमारी परिभाषा है वो है श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, तो इनके अनुसार नागरिक वह है जो किसी राज्य का सदस्य है। मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि नागरिक वह है जो किसी भी राज्य का क्या है, सदस्य है। ठीक है, और समुदाय के उच्चतम नैतिक कल्याण को ध्यान में रखकर अपने को पूर्णता देने का प्रयास करता है। और जो भी समुदाय है उसके जो है उच्चतम मतलब अच्छे कल्याण के लिए, नैतिक कल्याण के लिए उसको ध्यान में रख के अपने आप को क्या करता है, पूर्णता देने का प्रयास करता है। मतलब उसके लिए, कल्याण के लिए जो है अपने आप को जो है उसमें निछावर करता है। वो क्या होता है, नागरिक होता है। ठीक है, और ये प्रत्येक राज्य का क्या है, सदस्य होता है। ये किसने कहा है, श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है। ओके, अब हम देखेंगे हमारी तीसरी परिभाषा जो कि है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार नागरिक राज्य में वह व्यक्ति है जिसको राज्य के प्रबंध विभाग तथा न्याय विभाग लेने का पूर्ण अधिकार है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि नागरिक कौन व्यक्ति है, जिसे राज्य में जो भी प्रबंध है, जो भी न्याय विभाग है, उनमें लेने का क्या है, पूर्ण अधिकार है। ओके, इसके बाद अगले जो हमारे राजनीतिक शास्त्री है वो है टी.एच. मार्शल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, तो इनके अनुसार नागरिकता किसी सामाजिक समुदाय की संपूर्ण सदस्यता के साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठा और जिन्हें यह प्रतिष्ठा हासिल हो वह नागरिक है। ठीक है, ये किसने कहा है, टी.एच. मार्शल ने कहा है। इसके बाद लास्ट जो हमारे राजनीतिक शास्त्री है वो है लास्की, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में नागरिकता को परिभाषित किया है। उनके अनुसार अपनी शिक्षित बुद्धि को लोकहित हेतु प्रयुक्त करना ही नागरिकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये थी नागरिकता की कुछ परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है नागरिकता के प्रकार। तो नागरिकता दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात नागरिकता और एक देशीकरण से प्राप्त नागरिकता। ठीक है, तो अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारे फर्स्ट जो नागरिकता है वो जन्मजात नागरिकता। तो जन्मजात नागरिकता के प्रकार में दो सिद्धांत हमको पढ़ना है। तो पहला सिद्धांत जो है वो है वंश तथा रक्त संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या है, तो जब नागरिकता वंश अथवा जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो नागरिकता होती है वो वंश और जन्म, ये दोनों तो आपको पता होगा कि क्या होता है, तो इनके आधार पर क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, तो तब जब इस आधार पर निर्धारित होती है, जन्म और वंश के आधार पर, तो उसे क्या कहा जाता है, जन्मजात नागरिक जो है कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जहां उसके माता पिता रहते हैं। बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ, मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बच्चा, भले ही वो बच्चा जो है कहीं बाहर रहता है, लेकिन अगर उसके मम्मी पापा जो है, उसके माता पिता जो है, अगर वो उस राज्य में रहते हैं तो उसी राज्य की नागरिकता जो है उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। किसके संबंध पे, वंश या फिर रक्त संबंध के सिद्धांत पर। तो ऐसी नागरिकता क्या कहलाती है, जन्मजात नागरिकता कहलाती है। ठीक है, और वहां पर कौन सा सिद्धांत लगता है, वंश अथवा रक्त के संबंध का जो है सिद्धांत लगता है। ओके, दूसरा जो हमारा इसमें सिद्धांत है वो है जन्मजात का सिद्धांत। ये क्या है,
तो यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत का विलोम है, मतलब कि उसके उल्टा है। ठीक है, अर्थात बच्चे के माता पिता कहीं के भी रहने वाले हो, पर बच्चे को नागरिकता वहीं की मिलेगी जहां उसका जन्म हुआ है। मतलब कि बच्चे के जो माता पिता है वो कहीं भी रहते हैं, लेकिन बच्चे को नागरिकता कहाँ की मिलेगी, जहां पर उसका जन्म हुआ हो। ओके, तो इस प्रकार इसमें दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या था, वंश और रक्त के संबंध संबंधी सिद्धांत था, और दूसरा जो हमने इसमें सिद्धांत पढ़ा वो पढ़ा जन्मजात का सिद्धांत, मतलब बेटे का या फिर बच्चे का जन्म जहां पर हुआ है वहां की ही नागरिकता उसे मिलेगी। ओके, नागरिकता का दूसरा हमारा प्रकार है देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता। इसमें क्या होता है, तो यह नागरिकता देने की एक प्रक्रिया है, मतलब क्या, एक प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति कहीं का निवासी हो अथवा उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वह एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि किसी देश की नागरिकता के प्रार्थना पत्र देता है, तो संबंधित देश अपने कानूनों के अनुसार उस प्रार्थना पत्र पर विचार कर कुछ निश्चित शर्त पूरी करने की स्थिति में नागरिकता प्रदान कर देता है। मतलब कि हमने पहले तो देख ली कि जन्म और रक्त के संबंध में किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश की अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वो एक प्रार्थना पत्र पे और उस देश की जहाँ पर वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वहाँ पर जो भी कानून, जो भी शर्तें निर्धारित करता है, उनको पूरा करके वहाँ की नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो वो शर्तें क्या हैं, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी शर्तें जो है हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि आवेदन को निम्न शर्तें जो है पूरी करनी होती है। मतलब आवेदक कौन कौन सी शर्तें पूरी करता है, तो पहली, अपनी पूर्व की नागरिकता को त्यागना पड़ता है, मतलब यदि किसी और देश की नागरिकता ले रखी है तो उसको त्यागना पड़ता है। दूसरा, नए राज्य के प्रति राज्य भक्ति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है, और जिस राज्य की वो नागरिकता ले रहा है वहाँ की जो है राज्य भक्ति की जो है निष्ठा की शपथ लेनी होती है। तीसरा, संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करना होता है, और जो संविधान है उसके प्रति जो निष्ठा है वो प्रदर्शित करना पड़ता है। और लास्ट है, नए राज्य के संबंध में राज्य के संविधान या कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करना पड़ता है। मतलब राज्य या संविधान या वहाँ का जो कानून है वो जो भी अवधि जो है निर्धारण करे वहाँ पर निवास करने की, वो अवधि जो है वहाँ पर उस अवधि तक निवास करना होता है। तो ये 4 शर्तें हैं जो कि आवेदक को पूरी करनी होती है। अब हम देखेंगे आदर्श नागरिकता के तत्व और विशेषता, मतलब कि एक आदर्श नागरिक कौन होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा चरित्रवान। चरित्रवान क्या, तो ऐसा व्यक्ति जो सच्चा या ईमानदार हो, जिसमें निडरता एवं दृढ़ता हो, सिद्धांतवादी हो, वही जो है आदर्श नागरिक होगा। ठीक है, तो ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है वैचारिक उदारता। ये क्या है, तो व्यक्ति को पारस्परिक व्यवहार हेतु उदार विचारों का होना चाहिए, मतलब उसके विचार कैसे होना चाहिए, उदार विचार होना चाहिए। ठीक है, ताकि आवश्यकता सामंजस्य स्थापित हो सके, ताकि जो भी आवश्यक सामंजस्य है वो क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। ऐसा व्यक्ति ही आदर्श नागरिक, और एक ऐसा ही व्यक्ति क्या है, आदर्श नागरिक है। इसके बाद तीसरी हमारी विशेषता है आर्थिक क्षमताएं। तो आर्थिक रूप से अपनी अनिवार्य आवश्यकता से पूर्णतः संतुष्ट व्यक्ति आदर्श व्यक्ति या फिर आदर्श नागरिक जो है बन सकता है। ठीक है, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है जन कल्याण की भावना। जन कल्याण की भावना क्या, तो आदर्श नागरिक को स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए उसे। ठीक है, इसका त्याग कर देना चाहिए। उसे जनता के प्रति सेवा भावना रखना चाहिए, और जो भी जनता है उसके प्रति क्या रखना चाहिए, सेवा भावना रखना चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग की यथाशक्ति सहायता करना चाहिए, और जो भी समाज के जो भी कमजोर वर्ग है उनकी क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। ठीक है, अगला 5th पॉइंट है हमारा शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या है, तो व्यक्ति में सामान्य शिष्टाचार अर्थात अच्छी आदतें होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, अच्छी हैबिट होना चाहिए। सभी से विनम्र व्यवहार करना चाहिए, और सभी से कैसे, विनम्र या फिर अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। यह सभ्यता का प्रतीक, और यह किसका प्रतीक है, सभ्य होने का प्रतीक है, जो आदर्श नागरिक का क्या है, गुण है या फिर एक विशेषता है। अगली हमारी विशेषता है स्विवेकी। ये क्या है, यदि व्यक्ति बुद्धि के अनुसार उचित अनुचित मतलब सही गलत का निर्णय करने की क्षमता रखता हो, अर्थात स्वयं निर्णय रखने की क्षमता रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति ही आदर्श नागरिक हो सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपना अच्छा बुरा समझे और वो सही गलत का निर्णय ले सके, वह क्या है, एक अच्छा या फिर आदर्श नागरिक है। अगली हमारी विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि। आदर्श नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह समाज एवं राज्य की प्रगति में रुचि रखें, मतलब कि किस राज्य की, किस समाज की प्रगति हो रही है इसमें वो रुचि रखना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक आदर्श नागरिक की विशेषता है।
लास्ट हमारी विशेषता है अधिकारों एवं कर्तव्य का ज्ञान। आदर्श नागरिक को उसके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए। अधिकार का उचित प्रयोग एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं निष्ठापूर्ण पालन करें। मतलब कि एक आदर्श नागरिक वही है जिसे अपने अधिकार क्या है और अपने कर्तव्य क्या है इसका ज्ञान हो। हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था नागरिकता का अर्थ था, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, वो यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।